एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हमने जो पहले किया है वो केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है और केमिस्ट्री के हमने किए हैं PYQ। अब हम करेंगे बायोलॉजी और इसके अंदर हम करेंगे थ्योरी वाइज, जो हर एक चैप्टर को थ्योरी वाइज लेके चलेंगे और कंप्लीट जितने भी जो हमारे सिलेबस में हैं बायोलॉजी के टॉपिक वो सारे कंप्लीट करेंगे। तो आज जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सेल। तो इसके अंदर जो सेल है, सेल के पार्ट्स वगैरह वो हैं, आज हम सारे कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सेल। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सेल क्या है? यह शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब कि जो सेल है ये शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है उसी को सेल बोलते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। साइटोलॉजी ये क्या है? साइटोलॉजी क्या है? जो सेल है इसकी स्टडी करते हैं उसी को साइटोलॉजी बोलते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन होता है उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल शब्द लैटिन लैंग्वेज से आया है। इसका अर्थ होता है एक छोटा खाली कमरा, ठीक है। स्मॉल होलो रूम, मतलब कि जो सेल है इसका वर्ड है एक छोटा खाली कमरा, इसी को सेल बोलते हैं और एक ये लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट है सेल का निर्माण, मतलब कि जो सेल है इसका निर्माण कैसे होता है, शरीर का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले सेल होती हैं, ठीक है। जैसे ये सेल हैं बहुत सारी, तो इनसे मिलकर टिश्यू बनेगा और जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो उनसे बन के मिलेगा ऑर्गेन, और जब बहुत सारे ऑर्गेन मिल जाते हैं तो उनसे बनेगा ऑर्गेन सिस्टम, और जब बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिल जाते हैं तो उससे बनेगा मानव शरीर, मतलब कि ह्यूमन बॉडी, जो कंप्लीट एक ह्यूमन बॉडी है ये कंप्लीट बन जाएगी। मतलब कि सबसे पहले क्या होगा इसमें, सेल के बाद जब बहुत सारी सेल मिल जाएंगी तो वो टिश्यू बनाएंगी, और जब बहुत सारे टिश्यू बन जाएंगे मिलकर वो ऑर्गेन बनाएंगे, अंग बनाएंगे, और जब बहुत सारे ऑर्गेन इकट्ठे हो जाएंगे मिल जाएंगे तो वो बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, और जो ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे तो एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कोशिका की खोज, मतलब कि जो सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो ये कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, और मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और जो रॉबर्ट हुक है इन्होंने पेड़ की जो कोर्क, मतलब कि जो पेड़ की छाल है इसमें देखा था कि जो सेल है, मतलब कि जो मृत सेल है, डेड सेल है, उसको देखा था रॉबर्ट हुक ने। जो रॉबर्ट हुक है इनको साइटोलॉजी का जनक भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 1674 A.V. ल्यूवेनहुक ने पहली बार जीवित सेल की खोज की थी, और इन्होंने सबसे पहले जो जीवित सेल है उसकी खोज कहाँ की थी, तालाब के पानी में बैक्टीरिया की। इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। किसको कहते हैं? A.V. ल्यूवेनहुक को। और जो साइटोलॉजी का जनक है उसको कहते हैं रॉबर्ट हुक को, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सेल की खोज कब की थी, तो ये 1665 में की थी और डेड सेल की खोज की थी। और जो A.V. ल्यूवेनहुक है इन्होंने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी, और इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट है 1940 में क्या हुआ था, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये खोजा था नोल और रुस्का ने, ठीक है। नोल और रुस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा था। जो सेल है उसके अंदर भी जो छोटे छोटे ऑर्गेन्स होते हैं उनको देखा जा सकता है इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ठीक है। और ये 1940 में खोजा था। नेक्स्ट है सजीवों की पहचान कैसे होती है, मतलब कि अगर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी वस्तु है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि भाई जो ये वस्तु है ये सजीव है या फिर निर्जीव, ठीक है। तो इसके 3 टाइप होते हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है श्वसन, मतलब कि रेस्पिरेशन। अगर कोई भी वस्तु अगर सांस लेती है तो वो सजीव है, उसकी पहचान है सजीव है वो। नेक्स्ट है चेतना, मतलब कि
कंसिस्नेस, आसपास हम महसूस रिएक्ट करते हैं। मतलब कि जब भी कोई बॉडी अपने आसपास के जो फीलिंग्स है उनको, आप आसपास का जो वातावरण है मतलब कुछ भी आसपास है उसको महसूस करती है तो उसको बोलते हैं चेतना। जैसे कि अगर हमारे हाथ में सुई चुभती है तो एकदम से रिएक्शन होता है ना, तो वही है कि भाई जो रिएक्शन होता है, रिएक्ट होता है जो भी बॉडी के द्वारा, उस वो सजीव की पहचान है। लास्ट है मेटाबॉलिज्म, मतलब अगर शरीर में लगातार चीज़ों का टूटना और बनना मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अगर कोई भी सेल हैं टूटती हैं और नई बनती हैं तो ये भी एक सजीव की पहचान है। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है और एनाबॉलिज्म क्या होता है। तो जो कैटाबॉलिज्म है इसमें होता है चीज़ों का टूटना। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो खाना खाएंगे तो वो टुकड़ों में टूटेगा। ठीक है, तो जो टुकड़ों में टूटना होता है उसी को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। एनाबॉलिज्म क्या होता है, नई चीज़ों का बनना, जैसे प्रोटीन बनना। हमारी बॉडी में प्रोटीन बनती है तो वो क्या होता है, एनाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत, मतलब कि सेल थ्योरी। सबसे पहले 1838 में ये दी थी स्लेडेन ने, और इन्होंने दी थी पादप कोशिका, मतलब कि पौधे पादप कोशिका से बने होते हैं, ये बताया था स्लेडन ने 1838 में। दूसरा 1839 में स्वान ने बताया था कि जो जंतु होते हैं वो जंतु कोशिका से बनते हैं, एनिमल सेल से बनते हैं। ठीक है, फिर आ गया था रुडोल्फ विर्चो, इसने आधुनिक सिद्धांत दिया था, जो सेल थ्योरी है, मॉडर्न सेल थ्योरी, वो दी थी 1855 में। ओमनी सेलुला ए सेलुला क्या है, ये मॉडर्न थ्योरी है, और इन्होंने इसके जरिए पता चलता है जो नई कोशिका बनती हैं वो पुरानी कोशिकाओं के टूटने से बटने से ही नई बनती हैं, और इसी को सेल डिवीजन बोलते हैं। कोशिका का टूटना और नया बनना ये सेल डिवीजन होता है। नेक्स्ट है कोशिका के प्रकार, मतलब कि कोशिका के कितने टाइप्स होते हैं, सेल के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये होते हैं दो, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ठीक है, यूनि मतलब कि एक, तो इसके नाम में पता है कि जो एक यूनि मतलब कि एक, और सेल मतलब कि शैल, कोशिका। तो जो एक कोशिका से बने हैं उसको बोलते हैं एक कोशिकीय। मतलब अगर पूरी बॉडी है वह एक सेल से बनी है तो उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, और जब बहुत सारी बॉडी कोशिकाएं मिलकर एक बॉडी का निर्माण करेंगी तो उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। तो एक कोशिका में देख ले, थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है। पूरा शरीर एक ही सेल से बना होता है। ठीक है, दूसरा है वही सेल सारा काम, जैसे कि पाचन करना, सांस लेना, जितने भी काम होते हैं एक बॉडी में, तो वो एक कोशिका है, एक कोशिकीय सेल है वो, तो वो सारा काम एक ही सेल करेगी। इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, बैक्टीरिया, पेरीमीशियम। ठीक है, दूसरा है बहुकोशिकीय, मतलब कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक बॉडी को बनाते हैं, और जो वो बॉडी होती है उसकी सारी जो सेल होती हैं उनके अंदर वो काम बटा होता है कि भाई उनको कौन कौन सा काम करना है, हर एक सेल का अपना अलग काम होता है मल्टी सेलुलर में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं इंसान, जानवर, पौधे, इनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है केंद्रक के आधार पर जो सेल हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, तो ये होती हैं दो टाइप्स की, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक क्या होती है, इसके अंदर जो सेल होती है वो अनडेवलपमेंट होती है, अविकसित होती है, और जो यूकैरियोटिक होती है इसके अंदर विकसित होती हैं, डेवलपमेंट सेल होती हैं। ठीक है, डेवलप्ड होती हैं सेल। दूसरा है साफ केंद्रक नहीं होता, मतलब जो प्रोकैरियोटिक है इसके अंदर न्यूक्लियस क्लियर नहीं होता, और जो यूकैरियोटिक होती है इसके अंदर क्लियर होता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट है जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है प्रोकैरियोटिक्स के अंदर। ठीक है, और जो लीनियर होता है, सीधा होता है, यूकैरियोटिक्स के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो प्रोकैरियोटिक्स है इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन होता है। प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसके अंदर 70S राइबोसोम मिलता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक होती है इसके अंदर 80S
राइबोसोम होता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जो प्रोकैरियोटिक है इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, और जो यूकैरियोटिक है इसका है इंसान, पौधे, जानवर। ठीक है। और अब करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब कि जो कोशिकांग है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है सेल वॉल, मतलब कि कोशिका भित्ति। ठीक है। वॉल क्या होती है? जैसे कि हमारा घर होता है तो इसके अंदर चारों तरफ जो ये वॉल होती है, इसका क्या काम होता है? हमारे जो घर है और जो घर के अंदर जो भी मेंबर है उनकी सुरक्षा करना। तो सेम कोशिका भित्ति का भी वही काम होता है कि जो सेल है इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी कुछ भी है इसके अंदर, तो इन सब की रक्षा करना मतलब कि सेल वॉल का काम होता है। और ये सिर्फ पौधे और फंगी और बैक्टीरिया में मौजूद होती है, ये एनिमल और ह्यूमन बॉडी में नहीं होती। ठीक है। थोड़ा पढ़ लेते हैं। केवल पौधों, कवक और बैक्टीरिया में मौजूद होती है, जंतुओं में अनुपस्थित होती है, मौजूद नहीं होती है। कौन? सेल वॉल। नेक्स्ट है सबसे भारी, शक्त और मृत परत, मतलब कि कोई भी ये बॉडी है इसका जो सबसे भारी पार्ट है ये ही सेल वॉल है। ठीक है। नेक्स्ट है कठोरता का कारण होता है इसका लिग्निन, मतलब कि जो ये बाहर होती है, जैसे ये सेल है ये, और इसके बाहर जो ये सेल वॉल है ये बहुत कठोर होगी। ठीक है, सॉलिड होगी बहुत, और इसका कारण क्या है? लिग्निन। नेक्स्ट है कि भाई जो ये सेल वॉल है ये किसकी बनी होती है? तो ये पौधे और जो शैवाल है, मतलब पौधे और जो एल्गी हैं, इसके अंदर जो सेल वॉल बनी होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। जो फंगी है, मतलब जो कवक हैं, उसके अंदर जो ये सेल वॉल बनी होती है ये होती है काइटिन की बनी होती है। और जो बैक्टीरिया है इसके अंदर ये पेप्टाइड ग्लाइकोन की बनी होती है सेल वॉल। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जंतु कोशिका की सबसे भारी परत। अगर प्लांट्स की पूछें कि जो सबसे भारी परत है वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी सेल वॉल। ठीक है। अगर एनिमल्स की पूछे कि जब से भारी परत है ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी कोशिका झिल्ली, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। और जो पौधों के अंदर होती है, अगर ये सेल मेम्ब्रेन वो कहाँ पे होती है? जैसे कि ये प्लांट सेल मान लेते हैं। ठीक है। इसकी जो सबसे भारी परत है ये हो जाएगी सेल वॉल, और इसके अंदर जो परत होती है ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो एनिमल कोशिका है, एनिमल सेल है, उसके अंदर जो सबसे भारी परत है यही सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मतलब कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये किसने दिया था? सिंगर और निकलसन ने। 1972 में बना था ये। ठीक है। अब क्या है, इसका एक ट्रिक याद कर लेना कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये किसने दिया था, तो ये याद कर लेना कि जो सिंगर और निकलसन है ये मजाक मजाक में उसके बाद है कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसका निर्माण किस चीज़ से होता है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से। इन दोनों का जो सेल मेम्ब्रेन है इसका इन दोनों से निर्माण होता है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से। फिर इसका जो कार्य है वो क्या होता है? इसका जो कार्य है सेल मेम्ब्रेन का वो क्या होता है? चयनित अर्ध परागम्य पारगम्य, मतलब कि सेमी परमेबल, चौकीदार की तरह केवल जरूरी पदार्थों को प्रवेश करने की और या निकलने की अनुमति देता है। मतलब कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये जो इसके अंदर पार्टिकल हैं सिर्फ जो ज़रूरी हैं उन्हीं को बाहर जाने देती है, और जो बाहर इसके जो भी ये पार्टिकल्स हैं इनको जो ज़रूरी होते हैं उन्हीं को अंदर आने देती है। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, मतलब कि केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और जो सेल है इसके जो सबसे बीच में होता है इसी को न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है। कोशिका का मस्तिष्क, मतलब कि ब्रेन ऑफ सेल, किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को। जो न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर जितने भी गतिविधि, जितने भी मूवमेंट होते हैं वो सबको जो कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस ही करता है। ठीक है।
दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। मतलब कि जो न्यूक्लियस है इसके बाहर दो झिल्ली होती हैं, दो मेम्ब्रेन होती हैं। और जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो सेल है उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। फिर है मध्य भाग, केंद्रिका, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, जहाँ राइबोसोम बनते हैं। मतलब कि जो न्यूक्लियस है इसके अंदर भी इसका जो बीज सेंटर है उसको केंद्रिका कहते हैं, जहाँ पर राइबोसोम्स बनते हैं। नेक्स्ट है कि जो केंद्रक है इसका मुख्य कारण क्या जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है, वो होता है डीएनए धारण करना। और जो इसकी स्टडी है इसकी न्यूक्लियस की, वो क्या होती है, कैरियोलॉजी। ठीक है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी जो खोज की थी वो की थी कोलिकर ने। ओल्टमैन ने बायोब्लास्ट कहा था और जो कार्ल बेंडा है इसने इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ठीक है। मतलब इसके अंदर तीन जो इंसान हैं उनकी भूमिका है। माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज तो की थी कोलिकर ने, और जो बायोब्लास्ट कहा था माइटोकॉन्ड्रिया को वो कहा था ओल्टमैन ने, और जो कार्ल बेंडा है इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था। ठीक है। कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं इसको। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। वायवीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण करता है और 3630 एटीपी इसके अंदर ये एनर्जी बनती है। आंतरिक मुड़ी हुई झिल्ली होती है उसको बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है। अब देखो एक ट्रिक है, मुझे नहीं पता, मतलब कि एम से बन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, एन से बन जाएगा न्यूक्लियस और पी से बन जाएगा प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, इन तीनों के पास दोहरी झिल्ली होती है और खुद का डीएनए होता है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से जो ये ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास खुद का डीएनए और दोहरी झिल्ली होती है, तो ये हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड। ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है अंतःपरद्रवी जालिका, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ईआर। इसकी जो खोज है वो की थी क्लोड एंड पोर्टर ने 1945 में। और ये होता है जो न्यूक्लियस होता है इसके पास बिछा हुआ होता है। ठीक है। जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसके बाहर जो ये वाला है ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर है ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है खुरदरा रफ। जो स्मूथ होता है उसमें राइबोसोम्स के दाने नहीं होते, मतलब राइबोसोम्स नहीं होता। और जो खुरदरा होता है उसके अंदर राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन को बनाना। और जो राइबोसोम्स नहीं होता जिसके अंदर, जो स्मूथ ईआर है उसका काम होता है लिपिड वसा बनाना। ठीक है। नेक्स्ट है गोल्गी बॉडी, मतलब कि गोल्जी काय। इसकी जो खोज की थी वो की थी कैमियो गोल्गी ने, और इसी के कारण जो ऑर्गेनेल है इसका गोल्गी बॉडी नाम पड़ गया। इसको बोलते हैं पैकिंग प्लांट या फिर ट्रैफिक पुलिस। इसका जो उपनाम है गोल्गी बॉडी का ये है ट्रैफिक पुलिस, पैकिंग प्लांट। इसका जो कार्य है वो है ईआर के लिपिड और प्रोटीन के पैकेट्स बनाना। मतलब कि अभी हमने पढ़ा था कि जो ईआर है उसके अंदर दो टाइप्स होती हैं, स्मूथ और रफ ईआर। स्मूथ होता है वो लिपिड्स बनाता है और जो रफ होता है वो प्रोटीन बनाता है। और इन दोनों को जो पैकेट बनाता है, लिपिड्स और प्रोटीन के जो पैकेट बनाता है वो कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी। ठीक है। और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी गोल्गी बॉडी करता है, लिपिड्स और प्रोटीन का। नेक्स्ट है चपटी प्लेट जैसी झिल्लियाँ होती है, इसको सिस्टर्ने कहते हैं और ये गोल्गी बॉडी में होते हैं। अभी हमने पढ़ा था जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर क्रिस्टी होते हैं और जो गोल्गी बॉडी है इसके अंदर सिस्टर्ने होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जो गोल्गी बॉडी होती है इसके अंदर आरबीसी उपस्थित नहीं होता, मतलब कि जो रेड ब्लड सेल हैं ये उपस्थित नहीं होती गोल्गी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है प्लास्टिड। जो प्लास्टिड है इसकी खोज की थी अर्नस्ट हैकल ने और 1866 में की थी। केवल पौधा, मतलब कि जो ये प्लास्टिड है केवल प्लांट्स में मौजूद होती है और इसके पास दोहरी झिल्ली और अपना डीएनए होता है। प्लास्टिड है ये 3 टाइप का होता है, हरित लवक मतलब कि क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक मतलब कि क्रोमोप्लास्ट, और अवर्णी लवक मतलब कि ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। अब देखो जो हरित लवक है मतलब कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसका कार्य क्या होता है?
ये जो हेल्प करता है प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। इसको जो क्लोरोप्लास्ट है इसको बोलते हैं सेल का रसोईघर, मतलब कि किचन ऑफ द सेल। और इसका जो रंग है वो हरा होता है और इसके अंदर मैग्नीशियम भी पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सेकंड है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? रंगीन पिगमेंट, मतलब कि गाजर, टमाटर, फूल फल जिनको भी लाल और पीला रंग देने का काम करता है वो क्रोमोप्लास्ट करता है। ठीक है। और अवर्णीय लवक, मतलब कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये रंगहीन होता है, ये सफ़ेद होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। और ये जो प्लांट्स हैं इनकी जड़ों में मौजूद होता है, भोजन और स्टार्च का संचय करता है, स्टोरेज करता है ये। ठीक है। नेक्स्ट है लाइबोजोम, लाइसोजोम। इसकी जो खोज की थी वो क्रिश्चियन डी डूबे ने की थी। और इसका जो अन्य नाम है वो है आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग। सफाई कर्मचारी, मतलब कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी के अंदर मर जाते हैं तो उनको खाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। कोशिका के खराब होने पर यह फट जाता है और अपनी ही सेल को नष्ट कर लेता है। और लाइबोसोम है इसको परमाणु बम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है वैक्यूल, मतलब कि इसकी जो खोज की थी वो की थी स्पेलिंजानी, मतलब कि दुर्जार्डिन ने किया था। नेक्स्ट है वैक्यूल्स, मतलब कि रिक्तिका। इसकी जो खोज है वो स्पेलिंजानी ने की थी और जो नाम दिया था वो दुर्जार्डिन ने दिया था। भारी झिल्ली होती है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, मतलब कि जो वैक्यूल्स की भारी झिल्ली होती है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है पानी और जो खनिज है उसका स्टोरेज करना। पौधों में केवल एक होता है लेकिन बहुत बड़ी होती है, मतलब कोशिका है उसका 90% हिस्सा एक सेल में ही होता है, पौधों में होता है। और जंतु हैं उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी वैक्यूल्स पाई जाती हैं, लेकिन छोटी छोटी होती हैं ये। और जो पौधा होता है उसके अंदर सबसे बड़ी होती है। दूसरा है लास्ट है आज का राइबोसोम्स। इसकी जो खोज की थी वो जॉर्ज पैलेड ने की थी और 1995 में जो 1955 में की थी जॉर्ज पैलेड ने। उपनाम है इसका प्रोटीन की फैक्ट्री, मतलब कि जो राइबोसोम्स है इसका जो उपनाम है वो प्रोटीन की फैक्ट्री है। नेक्स्ट है कोशिका का सबसे छोटा अंग, मतलब कि जो राइबोसोम्स है ये कोशिका का सबसे छोटा अंग है और केंद्रिका के निर्माण में यूज होता है। कोशिका झिल्ली रहित राइबोसोम है ये नॉन मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर कोई भी झिल्ली नहीं होती। प्रोकैरियोटिक्स 70x, मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक्स होती है इसके अंदर 70s हमने पढ़ा था, तो ये 50 और 30 होता है। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है, मैथमेटिक्स सम वाला यूज नहीं होगा इसके अंदर कि 50 और 30 80 होगा। इसके अंदर ये तो जो टूटता है 70s ये 50 और 30s में ही टूटता है। और जो यूकैरियोटिक होता है ये 80s होता है और ये 60 और 40s में टूटता है। एस मतलब होता है स्वेटबर्ग इकाई, आकार मापन की इकाई होती है वो उसको ऐसे डिनोट करते हैं। आज का लास्ट जो प्लांट और एनिमल सेल है इनका डिफरेंस सबसे पहले देख लेते हैं। जो ऑर्गेनेल्स हैं इनके बेस पे इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट है कोशिका भित्ति, मतलब कि सेल वॉल। ये जो प्लांट सेल है इसके अंदर होती है और जंतु कोशिका मतलब सेल एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। फिर है प्लास्टिड लवक, ये भी प्लांट सेल के अंदर होता है और जंतु सेल के अंदर नहीं होता। अब है रिक्तिका, मतलब कि वैक्यूल। ये प्लांट सेल के अंदर सिर्फ एक होता है और बहुत बड़ा होता है। सेल का जो 90% भाग है वो एक सेल जो एक वैक्यूल है इसके अंदर कवर हो जाता है, लेकिन जो एनिमल सेल है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट है सबसे भारी परत, मतलब कि जो सबसे भारी परत है प्लांट सेल के अंदर वो सेल वॉल है। और जो जंतु है इसके अंदर जो सबसे भारी परत है वो है कोशिका झिल्ली। ठीक है। ऊर्जा नियंत्रण पादप कोशिका और जो एनिमल कोशिका है, मतलब कि पादप सेल प्लांट सेल और एनिमल सेल है, इन दोनों के अंदर ऊर्जा नियंत्रण के लिए ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोनों के अंदर। और जो नियंत्रण करण के लिए होता है वो होता है केंद्रक। मतलब कि इन दोनों के अंदर सेम एक ही चीज़ है कि माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस दोनों के अंदर पाया जाता है। लेकिन वैक्यूल्स प्लांट सेल के अंदर एक होता है और जो एनिमल सेल है उसके अंदर बहुत सारे होते हैं। प्लास्टिड प्लांट सेल के अंदर होती है, सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर होती है और जंतु कोशिका के अंदर ये नहीं होती।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। टाटा बाय।